हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको अग्रवाल अनसॉल्वड पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। और 27 फरवरी को सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ जाएंगे, जो आप इस वीडियो को देख लेंगे बहुत ही सारे क्वेश्चंस 2024 में फंस जाएंगे, मेरी गारंटी फुल है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो इसको साइड में रखते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो देखो कैसे हल करेंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताया गया है कि समांतर श्रेणी है, चौथा पद शून्य है। ठीक है, चलो यहाँ पर दिया गया है चौथा पद कितना है, शून्य यानी 0 है। ठीक है, चौथे पद को हम एक कम ऐसे लिखते हैं, a+3d लिखेंगे। चौथे पद को एक कम लिखते हैं और 0। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3d को उधर भेज देंगे माइनस का, तो उधर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3d उधर गया, माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में वैसे ही करना है। सिद्ध, यहाँ पर ऐसे लिखो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी का, यहाँ से देखिए 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। देखिए क्या है यहाँ पर, 25वां पद क्या है, 11वें पद का, 11वां पद 11वें पद का कितना गुना है, 3 गुना है। तो देखो 11वें पद का 3 गुना कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है 11वें पद का 3 गुना, तो 11वां पद दिया था, इसका 3 गुना कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ तक क्लियर है। 25वें पद को आप कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे a+24d। ठीक है, ये चीज़ हमको बराबर दिखानी है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है कि ये चीज़ इसके बराबर होगी, ये हम बराबर दिखाएंगे। 25d को मैंने लिखा, 25वें पद को लिखा a+24d, 11वें पद को लिखेंगे a+10d, एक कम लिखना होता है। ठीक है, और ये 3 गुणा में है तो गुणा में लिख लो। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा a+24d बराबर 3 के अंदर गुणा करा देंगे तो 3a+3 × 30d। अब यहाँ से बराबर को हटा देंगे तो चिन्ह जो है चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में 0 पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास a है, 3a है, प्लस माइनस तो घट जाएगा, 3a से a चला जाएगा तो माइनस का 2a बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 30d है, यहाँ पर 24d है। ठीक है, तो 24d से 3d चला गया, कितना बचा हमारे पास, बचा माइनस का ज़्यादा तो माइनस का 6d बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास बचा, माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये 2 तियाँ 6, तो आपने देखा a बराबर हमारे पास आ गया 3d। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a बराबर माइनस का 3d। तो हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। वैसे अभी इतना छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बाकी यहाँ पर आप मान रख दीजिए, तब जाकर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए a बराबर हमने a बराबर देखा था, a बराबर माइनस का 3d था, तो यहाँ पर जो है हम रख देंगे a की जगह पर। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में a बराबर -3d दिया गया है, तो इस a की जगह पर हम रख देंगे। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, इस a की जगह पर माइनस का 3d रख दो, और ये बराबर में मेरे पास माइनस का 3d पहले से ही है, तो ये एक कम और ये एक कम कट जाएगा, तो 1 बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ गया। देखो इसको हल किया तो भी 1 आया, इसको हल किया तब भी 1 आया, यानी कि बराबर आ गया। तो लिख दो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलो इसके बाद जिसका अगला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां पर देख लीजिए। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशम टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लिया आपने, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया है, यहाँ पर लिख लो, दिया है, क्या दिया गया है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हमको दी गई है, ये हमको दी गई है 0.62। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें निकालना है रेशम के जीतने की प्रायिकता, रेशम के जीतने की
के जीतने की प्रायिकता निकालनी है हमको। ठीक है, ये चीज़ हमको बतानी है। मतलब संगीता और रेशम है एक जो है मैच को खेलते हैं। ठीक है, उस मैच में संगीता द्वारा जीतने की जो प्रायिकता है वो इतनी है, हमको रेशम द्वारा जीतने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे होगा। अगर हम देखें ध्यान से तो संगीता और रेशम के जीतने के कितने % चांस है? 100% चांस है कि नहीं? संगीता और रेशम अगर देखें तो 100% बिल्कुल जीतेंगे ही जीतेंगे। तो 100% में से हम क्या करेंगे? संगीता को घटा देंगे। संगीता के चांसेस इतने हैं, हमको रेशम के चांसेस यानी प्रायिकता निकालनी है। तो 100% में से यहाँ से सॉल्यूशन देखो, इस 100% में से मैं क्या करूँगा? इस संगीता के जो है चांसेस घटा दूंगा। अब संगीता के देखो 100% चांसेस थे, इस 100% चांसेस में से संगीता के चांसेस मैंने घटा दिए, तो हमारे पास रेशम के चांसेस आ जाएंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। 100% को सोल्व करेंगे, देखो परसेंट को हटा लेंगे तो नीचे 100 बढ़ेगा, और ये 100 कम 100, तो 1 माइनस 0.62 घटाने पर हमारे पास आ जाएगा कितना? 38 और 38, इतना ही तो आएगा। ये हमारे पास जो है प्रायिकता आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अतः रेशम द्वारा जीतने की प्रायिकता, रेशम के जीतने की प्रायिकता 0.38 है। ठीक है, ये हमारा जो होगा आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है। यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए। हमें एक द्विघात समीकरण निकालनी है जिसके हमको मूल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मूल दिया गया है, एक मूल हमें 3 दिया गया है। इस मूल को मान लेता हूँ अल्फा जो है 3 दिया गया है, तथा दूसरा मूल दिया गया है हमको, दूसरा मूल, इस दूसरे मूल को मैं बीटा मान लेता हूँ। ये हमारे पास 1/3 है। ये हमें मूल दिए गए हैं, पहले मूल को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे मूल को मैंने बीटा मान लिया। ठीक है, तो इससे हमको क्या करनी है? एक द्विघात समीकरण निकालनी है। द्विघात समीकरण ये निकालनी है ना, तो द्विघात समीकरण हमको निकालनी है। चलो, तो पहले तो अगर आपको ऐसे दिए जाए, ठीक है, तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा? अल्फा और बीटा में द्विघात समीकरण का क्या रूप होता है? ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही चीज़ तो होती है ना, बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से हम मानों को रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अल्फा कितना है? 3 है, बीटा कितना है? 1/3 है, x है, प्लस अल्फा 3 है और बीटा 1/3 बराबर 0। 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से मिलेगा हमें x² माइनस 3 3 9 और 1 10, 10x/3 प्लस 1 बराबर 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की इधर गुणा हो जाएगा, तो 3x², ये माइनस का 10x है, और 3 की 1 से भी गुणा होगी तो 3 बन जा 3, और ये हमारे पास जो है द्विघात समीकरण निकल के आ गई है। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद जिसका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक कर दो। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पर क्या है? बाग है। ठीक है, बाग है तो आयताकार है, तो आयत के आकार का मैंने बनाया, और इसमें क्या है? इसकी कुछ लंबाई है, मान लेता हूँ L लंबाई है, और इसकी कुछ चौड़ाई है, इस चौड़ाई को मैं B मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पहले तो लिख देते हैं कि दिया क्या गया है। यहाँ पर हमको दिया गया है लंबाई वगैरह चौड़ाई वगैरह तो मानी नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कर लो, मान लो सबसे पहले तो माना बाग की लंबाई, मान लो बाग की लंबाई x है। ठीक है, तथा चौड़ाई मान लेता हूँ y है। ठीक है, ये इसकी लंबाई मान लेता हूँ x है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी ये चौड़ाई है। ठीक है, ये y चौड़ाई है। इतनी चीज़ क्लियर है। आगे हमको दिया गया है, अगर आप देखें तो बताया गया है कि बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो कि आयताकार बाग है, तो आयत का परिमाप हमको दिया गया है। आयत का अर्ध परिमाप
कितना दिया गया है हमें, 36 दिया गया है। देखो बाघ का अर्ध परिमाप, बाघ तो आयत के आकार का ही है, तो आयत का अर्ध परिमाप हमको 36 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो है आयत का परिमाप लगाइए, उसको फिर आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है ना, और बराबर में अपने पास 36 है। ठीक है, और बताया गया है कि अर्ध है। देखो ये चीज़ों मैंने लिखी हुई, ये आयत का परिमाप होता है, हमें अर्ध करना है, तो इसे आधा कर दो 2 से भाग दे करके, तो 2 से भाग देंगे तो ये आधा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो लंबाई अपने पास x है, चौड़ाई अपने पास y है, तो ये हमारे पास आ गया x + y बराबर 36। ये मान लो पहली समीकरण है अपने पास। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। आगे देखिए द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्तानुसार देखो जो दूसरी शर्त है इसमें वो कह रही कि लंबाई चौड़ाई से, देखो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई x है, ये क्या है 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो लंबाई हमारी x है, ये 4 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से। क्या बताया गया है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, चौड़ाई अपने पास 22 है, तो लंबाई को मैंने देखो 4 अधिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी लगता है मिस्टेक हो गई है मेरे पास, यहाँ पर जो है नहीं होगा ऐसे। देखो जो चौड़ाई है, देखो लंबाई चौड़ाई बराबर होगी सबसे पहले तो, लेकिन इसमें बताया गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कौन सी है इसमें, लंबाई ये है, ये 4 मीटर अधिक है। ठीक है, ये 4 मीटर अधिक है, तो ये कम होगी फिर, तो इसमें हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, तब ये जाकर के इसके बराबर होगी, क्योंकि लंबाई अधिक है 4 मीटर, तो इसके बराबर कब होगी, लंबाई के बराबर ये चौड़ाई कम होगी जब इसमें 4 जोड़ोगे, है कि नहीं, जब इसमें 4 जोड़ोगे तभी तो इसके बराबर होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर y + 4। ये समीकरण बन गए हमारे पास सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड बन गई है। अब x बराबर हमको ये मिल गया, इसका मान आप समीकरण फर्स्ट में रख सकते हो, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर x का समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट में देखो हमको क्या दिया गया है, x + y बराबर 36, सबसे पहले तो ये चीज़ दी गई है। अभी इस x की जगह पर हम ये y + 4 लिख सकते हैं, और ये y बराबर 36, यहाँ से y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 36, प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 2y बराबर आ जाएगा, 2y बराबर 36 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 32। ठीक है, अब ये काट सकते हो, 2 × 2 = 2 × 12, तो y बराबर 16 हमारे पास आ गया है मीटर। तो जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 16 मीटर होगी। अच्छा यहाँ पर हमको चौड़ाई तो मिल गई है ना, तो पहली बीमा हमारे पास जो होगी वो 16 होगी। अब दूसरी बीमा हमको लंबाई निकालनी है, तो इसका मान, इस y का मान समीकरण सेकंड या फर्स्ट किस में भी रख सकते हो, मैं सेकंड में रखता हूँ, तो लिख दो यहाँ पर y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड हमको दी गई है x बराबर y + 4, देन x बराबर हो जाएगा, देखो y का मान 16 आया, +4 करेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा 20। कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, तो 20 मीटर। तो इस बाघ की जो लंबाई होगी वो होगी 20 मीटर, और जो चौड़ाई होगी वो होगी 16 मीटर। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना था। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन। ठीक है, जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तब आप क्या करते हैं, परिमेय मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन कर लो, डाल दो, तो यहाँ पर लिख दो माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मैंने ये चीज़ मान ली कि भैया ये जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर 2 + √3 एक परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप की होगी, यानी कि p/q के बराबर होगी। कहने का तात्पर्य अंश और हर में होगी। ठीक है, तो अंश और हर में ये वाली चीज़ होनी चाहिए। और जो p और q क्या है, लिख दो यहाँ पर, जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, p और q क्या है बेटा, पूर्णांक है।
चलिए यहाँ से हम इधर जो है जो ये रेशनल नंबर है उसको रोक लेंगे, √3 को रोक लेंगे और हमारे पास इधर आ जाएगा P/Q प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो √3 बराबर यहाँ से हमको इसके बेटे कुछ रहे तो 1 P माइनस 2Q/Q, ये हमारे पास जो है हमें मिल गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, चूँकि P माइनस 2Q/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बताओ परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि ये बटे में है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये बराबर है, ये वाली चीज़ इसके बराबर है। तो अगर यहाँ पर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिख दो यहाँ पर, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर आप इसका विरोध करते हैं तो √3 एक अपरिमेय संख्या, तो यहीं पर लिख दो कि लेकिन इसके विरोधाभास से √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, लेकिन इसके विरोधाभास से √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या लिख दो यहाँ पर, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर √3 है, देखो इधर भी है और ये इधर भी है, तो ये तो पहले से ही अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख दो, इसलिए 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट देख लीजिए। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, तो अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पहले तो लिख दो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, उस चीज़ को देखो, सिद्ध करना है। यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है वो चीज़ देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि बेलन का आयतन का दुगना। अच्छा, बेलन के आयतन का दुगना, देखिए ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, वहाँ पर देखिए बेलन के आयतन का दुगना, बेलन के आयतन का दुगना, देखो दुगना कर दिया ना, बेलन का आयतन का दुगना, बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ, उसके वक्र पृष्ठ किसके, बेलन के वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और त्रिज्या, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ और किसका गुणनफल, त्रिज्या का गुणनफल, किसका गुणनफल, त्रिज्या का गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन के आयतन का अगर आप दुगना करेंगे और बेलन के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या का क्या बताया गया है कि गुणनफल के बराबर होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ और उसकी त्रिज्या का गुणनफल बेलन के आयतन का दुगना होता है। ठीक, क्लियर है इतनी बात? यही मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन के आयतन का दुगना बेलन के वक्र पृष्ठ और उसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। ठीक है, चलो देखो ऐसे करेंगे यहाँ पर। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो यहाँ पर लिख दो πr²h। मान लेता हूँ एक बेलन है, उसकी त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे कह सकता हूँ। और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और ये गुणा r। अब यहाँ से जो कट रहा है उसे काट दो, देखो यहाँ पर 2r है, यहाँ पर भी 2r है तो कट जाएगा, यहाँ से दो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया। तो हैंस प्रूव्ड, क्योंकि इधर वाली चीज़ इसके बराबर है, तो यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है। चलिए छठे के बाद 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अच्छा, को मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पर हमको 2 बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बिंदु हमारे पास जो एक बिंदु है वो है हमारे पास -1,7, एक ये बिंदु है, और एक बिंदु यहाँ पर हमको दिया गया है, ये बिंदु हमारे पास है 4, -3।
को जोड़ने वाले इसको जोड़ने वाला हम यहाँ पर इसको देखो जोड़ने वाला मैंने रेखाखंड खींच लिया। तो इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को इसको एक बिंदु है, एक बिंदु मान लेता हूँ P है, ये ए बी बिंदु है, इस ए और बी को एक बिंदु P है। ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? हमको दिया गया है 2:3 में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अनुपात कितना है? 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 3 है। ठीक है, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं कि ये वाला जो बिंदु है इसको किस अनुपात में, नहीं किस, हाँ विभाजित तो पर हमको तो पता है 2:3 में विभाजित करता है, लेकिन इसके निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है, ये जो विभाजित कर रहा है इसके निर्देशांक क्या है हमको पता करना है। चलो, इसके हमको तो पता ही नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं x है और ये y है। ठीक है, इसका x निर्देशांक x है और y निर्देशांक y है, एक चीज़ मैंने मान ली है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? अंतः विभाजित कर रहा है, तो अंतः विभाजन का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिख दो यहाँ पर अंतः विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? ये होता है, देखो x को निकालेंगे तो x बराबर हम लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2। ठीक है, और इसी प्रकार से आप y बराबर भी लगा सकते हैं। y बराबर हो जाएगा m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको बाद में लगाएंगे। देखो, पहले हम x निकाल लेते हैं, बाद में y इस फार्मूले से निकाल लेंगे। देखो, x बराबर हमारे पास आ जाएगा m1 कितना है? देखो यहाँ पर ये जो अनुपात होता है ना, पहला वाला अनुपात m1 है और दूसरा वाला अनुपात m2 है। ये वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है, अब यहाँ से m1 हमारे पास 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, और x2 हमारे पास हो जाएगा कितना? 4, और m2 हमारे पास है 3, और x1 अपने पास है -1 बटा m1 प्लस m2। m1 2 है और m2 3 है। तो यहाँ से हमारे पास जो x बराबर आएगा वो कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा, देखो 2 चौकू 8 माइनस 3 कम 3 बटा 3 और 2 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, तो 5 बटा 5, 5 कम 5, तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 1। तो देखो, x बराबर यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब हमें y पता करना पड़ेगा, तो y निकालने के लिए ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया, तो ये वाला लगा दो। तो यहाँ पर लगा दो y बराबर m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो m1 अपने पास कितना था? 2 था, तो यहाँ पर 2 कर दो, और y2 कितना है अपने पास? -3 है, प्लस m2 अपने पास 3 है, और y1 अपने पास कितना है? 7 है, बटा m1 अपने पास 2 है, m2 अपने पास 3 है। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास देखिए 2 3 6, 3 7 21, 3 और 2 5। तो यहाँ से y बराबर देखेंगे अगर आप, तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 15, 5 3 15, तो y बराबर अपने पास आ जाएगा 3। तो लिख दो अतः बिंदु जो P होगा, वो हमने क्या माना था? x का y माना था ना, तो x का मान अपने पास 1 आया और y का मान अपने पास 3 आया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो विभाजित करने वाले बिंदु के जो निर्देशांक आएगा, वो आएगा 1,3। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना था। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन अगला है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ होगी। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस ब्रैकेट में है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, इस चीज़ को मैं लूँगा और इसके बराबर कर दूंगा, यानी लेफ्ट साइड को लूँगा और राइट साइड के बराबर करने की कोशिश करूँगा। तो लिख दो यहाँ पर टेकिंग द राइट हैंड साइड, यानी RHS, सॉरी RHS नहीं, RHS इसको लोगे तो कठिन ज़्यादा पड़ जाएगा, तो इसको लीजिए आप LHS को लीजिए। ठीक है, LHS को लीजिए। तो हमारे पास क्या है, ये 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए, अब इसको सोल्व करके हमें ये लाना है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो, 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ पर लिख दो। कोट थीटा की जगह पर आप लिख दोगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ से देखेंगे अगर आप 1 प्लस
कोस थीटा की 1 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसकी इससे करा दी ये आ गया, इसकी इससे कराई तो ये आया, आमने सामने करा दी तो कोस आ गया। अब ऐसा ही नीचे कर लो, इसके बटे कुछ तो 1 साइन थीटा की 1 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा साइन थीटा, 1 की कोस थीटा से गुणा होगी तो कोस थीटा आएगा, और साइन थीटा की 1 से गुणा होगी तो साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखते जाइए, आप हो जाएगा हमारा सॉल्व। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर माइनस का कोस है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को इसके बराबर कर देते हैं। तो अब ये बराबर कब होगा? जब आप ऊपर यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेंगे, तब चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ऊपर क्या करते हैं, हम यहाँ से माइनस का जो है कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये प्लस का कॉस है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस लेने पर कॉमन। नीचे अपने पास कॉस है, और यहाँ पर हमारे पास है, देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज़ कट जाएगी तो यहाँ पर बना बचेगा, यहाँ पर बना बचेगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे करा देंगे। तो फाइनली जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, साइन थीटा की 1 से गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा ऊपर माइनस का साइन थीटा। अब ये कोस थीटा की इससे कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए, हो गया क्वेश्चन। 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा लिख देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दें, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस है उसका स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो हैंस प्रूव्ड हमारा जो है इस प्रकार से सिद्ध हो गया। यही हमको लाना था, तो ये हमारे पास आ गया है। हमको सेक स्क्वायर थीटा लाना था ना यहाँ से, तो ये चीज़ आ गई है। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना था। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सारणी दी गई है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गांतर दिया गया है, यानी वर्ग में अंतर दिया गया है, और यहाँ पर एक बारंबारता है, बारंबारता बंटन है कुछ इस टाइप से भी। देखो यहाँ बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20 है, 20 से 30 है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, वहाँ पर देखिए, और 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आंकड़े हैं 3, x से 6, 10 और 5। हमको क्या है यहाँ पर, सबसे पहले दिख ली, यहाँ पर दिया गया है, हमको दिया गया है माध्य। हमको इस चीज़ का यहाँ पर इसका जो माध्य है वो हमको दिया गया है 25। ठीक है, इसका माध्य हमको 25 दिया गया है। तो हमको जो है x, ये जो है x हमको निकालना है, ये जो है क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया। इस सारणी का माध्य जो है वो 25 है, हमें जो x है पता करना है। अच्छा, माध्य है तो माध्य वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मतलब योग होता है। तो f ये हमारे पास है। ठीक है, ये f होता है, और यहाँ पर हमको x चाहिए होगा, फिर fx चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x निकालते हैं, है कि नहीं, x, उसके बाद fx हम गुणा करके निकाल देंगे यहाँ से fx। तो x कैसे निकलता है, x निकलता है इनको जोड़ करके उसका आधा करके, देखो जोड़ो फिर आधा करो, 10 में 0 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 का आधा 5 आ जाएगा, फिर 20 10 30, 30 का आधा 15, 30 2 30 40 50, 50 के आधे 25, ऐसे कर दीजिए। 30 40 70 हो जाएंगे, 70 के आधे 35, 50 90 45। अब उसके बाद गुणा करा दीजिए fx, इसकी गुणा कराएंगे तो 53 15, x की 15 से गुणा हो जाएगी तो 15x आ जाएगा। यहाँ से गुणा कराएंगे तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी कराएंगे तो 350, इसकी से करा दे को 55 25, 5 को 20, 21 22। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो सिग्मा fx निकाल लेते हैं, सिग्मा fx। तो ये fx आ गया हमारे पास, इसका सिग्मा कर दो, सिग्मा का मतलब इन्हें जोड़ दो, तो इन्हें जोड़ो। यहाँ पर इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि ये हमको पता नहीं है, अब इसको जोड़ में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5 और 5 10,
का 10 का 0, हाथ से लेके चला जाएगा तो हाथ से लेके वाला यहाँ पर जोड़ दो, 3 3 5 8, ठीक है, 5 3 8 हो जाएंगे, और 8 9 10 13 13 और एक 14, हाथ से लेके चला गया, 2 और एक 3 हो गए, 3 3 6 और एक 7, 740 आएंगे। और ये प्लस का 15x इसमें लिख दो क्योंकि इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये भी तो हमारा है जोड़ में। और इसके बाद सिग्मा एफ चाहिए होगा, तो यहाँ से सिग्मा एफ निकाल लो, यहाँ से चलो निकाल लेता हूँ सिग्मा एफ, ऐसे चूकी करके लिख देना है आपको, सिग्मा एफ। तो एफ ये है तो इसका सिग्मा कर दो, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 10 6 16, 16 5 21 और 3 24, तो 24 प्लस एक्स ये आएगा। अब इन मानों को यहाँ पर इस सूत्र में रख करके सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो माध्य कितना है, यहीं पर कर दूं, यहीं पर चलो कर लेता हूँ। माध्य कितना है, 25 है, बराबर सिग्मा एफ एक्स हमारे पास ये है 740 प्लस 15x बटा सिग्मा एफ कितना है 24 प्लस एक्स। इसकी इससे कराएंगे गुणा, इसकी इससे समाप्त कराएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 14, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसकी इससे कराइएगा, इसकी इससे कराइएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर हमारे जो है आपका आ जाएगा। चलिए इसके बाद जो इसका 10वां क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, है, कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। एक क्या है, एक शंक्वाकार बर्तन था यहाँ पर, ठीक है, वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है। चलो इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब बताइए बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी होगी, पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो क्या है यहाँ पर, सीन क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो एक यहाँ पर क्या था, शंकु था, ठीक है, और यहाँ पर एक बेलनाकार बर्तन है, कुछ इस टाइप से बेलनाकार बर्तन होगा, ये बेलनाकार बर्तन है। एक शंकु था, ठीक है, वो शंकु जो था वो पानी से भरा हुआ था, कुछ इस टाइप से था शंकु, और जो है ये पानी से भरा हुआ था, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। इस पानी को क्या किया, इसमें जो है डाल दिया गया, इस पानी को इसमें डाला गया, तो ये पानी मान लीजिए यहाँ पर तक आ गया, ये जो पानी है इसमें डाला गया तो पानी भरा होगा कुछ ना कुछ, तो मान लेता पानी यहाँ तक आ गया है इस बेलनाकार बर्तन में, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो है ऊंचाई निकालनी है, मतलब पानी कितना ऊंचा हुआ होगा, ये हमको एच जो है निकालनी है। मान लेता हूँ इस जो है पानी की ऊंचाई जो है वो एच है, एच हमको निकालना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट यही था। सबसे पहले देखो दिया क्या गया है, दिया है हमको, दिया गया है शंक्वाकार जो बर्तन है, यानी कि जो शंकु है, जो शंकु की त्रिज्या है वो हमको कितनी दी गई है, शंकु की त्रिज्या हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो है 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इसके बाद शंकु की ऊंचाई भी दी गई है हमको, शंकु की ऊंचाई देखो, जो शंकु की ऊंचाई मान लेता हूँ कैपिटल एच है, और जो हमको ये मान लेता हूँ इसकी देखो त्रिज्या मान लो आर, ठीक है, स्मॉल आर मान लो, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो हमको दी गई 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा बेलनाकार ये बर्तन है, इसकी भी तो हमको त्रिज्या दी गई है ना, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो लिख दो यहाँ पर। तथा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या मान लेता हूँ कैपिटल आर है, और ये जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो हमें जो है पानी की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई स्मॉल एच है, ये हमको बतानी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो क्या है ना, यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर इसमें 5 लीटर पानी था, कितना लीटर था 5 लीटर पानी था। अब 5 लीटर को इसमें डाल दिया गया, तो जो इसका आयतन होगा वही इसका आयतन होगा, क्यों, क्योंकि 5 लीटर जब पानी इसमें डाला गया होगा तो इसमें भी तो 5 ही लीटर हुआ होगा। अब 5 लीटर से कम थोड़ी ना हो जाएगा, जैसे आप दूध लेने गए तो उसने आपको मान लीजिए 250 ग्राम दिया दूध, अब 250 ग्राम उस पहले अपने बर्तन में डालेगा, फिर अपने बर्तन से आपके बर्तन में डालेगा, तो कम थोड़ी ना हो जाएगा। 250 ग्राम दिया तो 250 ग्राम ही होगा, मतलब आयतन तो बराबर होगा ना। तो कह सकता हूँ कि शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो यहाँ पर लिख दो कि शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिख दो यहाँ पर शंकु का आयतन
शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा कट जाए, उसे काट दो, पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 आर स्क्वायर। इस शंकु की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर जो है वो 5 है, तो 5 × 5 लिख दो क्योंकि स्क्वायर में है। एच कितनी है, 24 है, थोड़ा सी जल्दी जल्दी की करते हैं। आर स्क्वायर 10 है, तो 10 × 10 एच हमको निकालनी है। ठीक है, तो जो कट रहा है उसे काट दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, और कट जाएगा 3 दूना 6, तो 2 1 कम 2, यानी एच बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो ऊंचाई होगी पानी की वो होगी 2 सेंटीमीटर। समझ गए, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। चलिए 10वें के बाद 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करके लिख लो, 2024 में पक्का आएगा, 2024 में 100% ये क्वेश्चन आएगा, छपेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो भिन्न निकालना है तो भिन्न को कुछ मान लेना होगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना वह भिन्न, भैया भिन्न तो हमको पता ही नहीं है, तो भिन्न मान लेता हूँ x/22 है। अब भिन्न बटे में होता है तो बटे में मानना पड़ेगा। ऊपर ये अंश है, ठीक है, और नीचे बाई जो है ये हर है, x हर है, x अंश है और बाई हर है। चलो तो यहाँ पर प्रथम शर्त से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रथम शर्तानुसार, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम वैसे ही करना है आपको। प्रथम शर्तानुसार जो पहली शर्त में बताया गया है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ये भिन्न हमारे पास था x/22, इसका अंश ये है, इससे 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ से देखो 3 की x से हुई 3x - 3 बराबर 22 कम 22, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x - 22 बराबर, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पहली समीकरण। ठीक है, अब देखो द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त क्या है वो देख लो। द्वितीय शर्तानुसार जो दूसरी शर्त है वो कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी कि भिन्न हमारे पास x/22 थी, इसके हर यानी बाई में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाती है। ठीक है, अब इससे एक समीकरण बना लो, फिर इसको हल करके x और y का मान निकाल कर आंसर निकाल दो। 4 की x से गुणा होगी 4x आ जाएगा, और ये इसकी गुणा कराएंगे तो y + 8 होगा। यहाँ से हमारे पास 4x - y बराबर 8 आ जाएगा। समीकरण बन गई सेकंड। अब फर्स्ट को और सेकंड को घटा दो, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट अपने पास क्या है, 3x - y बराबर 3 है, और जो सेकंड है वो है हमारे पास है 4x - y बराबर 8। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो बदल दो, फिर ये कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा -x, 8 से 3 जाएगा 5 बचेगा माइनस का, तो x बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, x का मान हमारे पास ये आ गया, तो x का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, y का मान निकाल लो। तो x का मान समीकरण समीकरण सेकंड में, सेकंड हमारे पास क्या है 4x - y बराबर 8, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 5 - y बराबर 8, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर 8 प्लस का 20 उधर आएगा माइनस का हो जाएगा, देन y बराबर हमारे पास आ जाएगा -12। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर हमारे पास 12 आ गया। तो लिख दो यहाँ पर अतः वह भिन्न, उस भिन्न को हमने क्या माना था, x/y माना था, तो जो x का मान आया वो 5 आया और y का मान 12 आया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5/12। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हमें करना था। चलिए 11वें के बाद इसका जो 12वां क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सारे का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 6 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है, ये
तो सबसे पहले क्या है, एक पार्क है वो आयत के आकार का है, ठीक है। तो पार्क की लंबाई चौड़ाई हमको निकालनी है, हाँ लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि देखो जो चीज़ हमको पता नहीं होती स्पेशली उस चीज़ को मानते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि पार्क की लंबाई, मान लेता हूँ पार्क की जो लंबाई है वो x है तथा पार्क की चौड़ाई जो है वो y है, ठीक है। इतनी चीज़ हमने मान ली। अब जो पहली शर्त क्या कह रही है उसको देखो, प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन ऊपर पढ़िएगा, उसमें देखिएगा क्या कह रहा है। पहली शर्त में बताया गया है कि पार्क की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, ठीक है। जो लंबाई है वो 8 मीटर अधिक है चौड़ाई से, चौड़ाई बाई है, इससे 8 मीटर अधिक है कौन, लंबाई। लंबाई ये x है ना, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई ये थी, इसमें मैंने 8 अधिक कर दिया, चौड़ाई से 8 मीटर अधिक, चौड़ाई ये है ना, चौड़ाई में 8 जोड़ दिया तो चौड़ाई 8 अधिक हो गई लंबाई बराबर। तो हमारे पास जो x बराबर आ गया है वो आ गया है 22 + 8। ये समीकरण बनेंगे पहली, ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार देखिए, द्वितीय शर्तानुसार जो दूसरी शर्त है वो कह रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। पार्क का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है हमें, 240, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 240 हो जाएगा। लंबाई x है, चौड़ाई बाई है, तो x बाई बराबर हमारे पास आ गया 240, ठीक है। अब आप समीकरण फर्स्ट से अगर देखें ध्यान से, तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 22 + 8 दिया गया है, तो इसमें x की जगह पर हम रख देंगे 22 + 8, और ये 22 गुणा में है और ये 240, तो 22 के अंदर गुणा कराएंगे तो 22² ये 8 हो जाएगा, 240 बराबर 0। अब ये हमारे पास आ गई है एक द्विघात समीकरण। अब आपको ऐसी दो संख्या सोचनी जिनकी गुणा करें 240 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 8 आए। अब बताओ वो संख्या कौन सी होंगी। तो अगर हम 12 और 20 की गुणा करते हैं तो क्या आता है, तो 12 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ 240 आएगा। तो हमारी जो संख्या होंगी वो होंगी 20 और 12, है कि नहीं। जब 20 और 12 की गुणा कराएंगे तो 240 आ जाएगा, 20 से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। तो संख्या हमने सोच ली है, वो यहाँ पर लिख दो। अब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे 22, तो 22 + 20 मिलेगा, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो 22 + 20 मिलेगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब देखो यहाँ पर कॉमन वाले को कॉमन वाले के साथ लिख दो, ये कॉमन है ये कॉमन है, तो 22 - का 12 इसका फैक्टर में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 22 - का 12, और यहाँ पर कॉमन वाला कॉमन वाले के साथ लिख लिया। अब ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, 22 + 20 और 22 + 20 इसको एक बार लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 22 + 20 और बराबर में 0 चल रहा है हमारा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब एक एक को 0 के बराबर डालेंगे हम, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, तो एक एक करके डालेंगे। तो पहले तो हम 22 - 12 को 0 के बराबर डालते हैं, तो 22 बराबर 12 आ जाता है। अब जब उसको डालोगे तो 22 बराबर देखो प्लस का उधर जगह माइनस का हो जाएगा, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो चौड़ाई आ गई है वो कितनी आ गई है, 12 मीटर, ठीक है। तो जो पार्क की चौड़ाई होगी वो 12 मीटर होगी। हमें लंबाई भी पता करनी है, तो लंबाई इस बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो x का मिल जाएगा, x हमारी लंबाई है तो लंबाई भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट अपने पास है x बराबर बाई प्लस यानी 12 + 8, तो x बराबर आ जाएगा 20, ठीक है, 20 मीटर। ये हमारे पास जो है आंसर आएगा। तो लिख दो यहाँ पर अतः आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितनी होगी, लंबाई अपने पास कितनी है 20 है और चौड़ाई कितनी है 12 है। तो ये हमारे पास जो है आंसर होगा। मीटर में लिख देना बेटा, बहुत जरूरी है मीटर में, 20 मीटर एंड 12 मीटर। इस टाइप से हमने जो है ये क्वेश्चन किया है,
समझ में क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो इसके बाद जिसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन हो गए अपने पास और 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, वहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है तथा nवां पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि mnवां पद 1 होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। 6 मार्क्स में क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो, ठीक है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको ऊपर दिख रहा होगा ना, उस पर देखिए। बताया गया है कि mवां पद 1/n है, दिया है mवां पद बराबर 1/n, ये चीज हमको दी गई है। यही तो हमसे कहा गया कि mवां पद 1/n है। तो यहां से देखिए, अगर आप देखें तो यहां पर हम an बराबर फार्मूला लगाएंगे। an बराबर, तो an की जगह पर तो ये है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an अपने पास 1/n है। तो यहां से हम a प्लस n की जगह पर हम m रखेंगे, क्योंकि nवां पद n की जगह पर वां पद, n का मतलब होता है वां पद कौन सा पद है, तो mवां पद है, तो m रखेंगे यहाँ पर, और बराबर 1/n। तो ये समीकरण हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी, 1/n बराबर a प्लस m-1 इंटू डी। ये समीकरण अपने पास हो जाएगी पहली, ठीक है। अब अगली शर्त से देखिए, अगली शर्त से क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो लिख दो यहाँ पर। अगला बताया गया है कि nवां पद 1/m है, nवां पद 1/m है। चलिए अब यहाँ पर भी सेम ही फार्मूला लगेगा। an बराबर अपने पास फार्मूला लगेगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह पर 1/m है, तो लिख देंगे a प्लस n अपने पास कितना है, n तो n ही है, और d। यहाँ पर एक चीज़ आप पहले तो लिख दीजिएगा कि ऐसे कर लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए पहली लाइन लिख दीजिए कि माना AP का प्रथम पद a है तथा सार्वआंतर d है, ठीक है। ये लाइन आपको लिख देनी है, क्योंकि आपको जो है बताना पड़ेगा कि ये a क्या है, a प्रथम पद है और d सार्वआंतर है। चलिए अब यहाँ से हमारे पास जो है ये सेकंड समीकरण बन जाएगी। पहली और सेकंड हमारे पास बन गई है, तो इस पहली से सेकंड को अगर आप घटा देंगे तो काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, सेकंड से फर्स्ट को घटा दें, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को जो घटा दें। सेकंड अपने पास क्या है, 1/m, इधर वाला लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ घटा दो और राइट वाला जो है राइट के साथ घटा दो। ये राइट वाला अपने पास है, पहले इसको लिख लो a प्लस n-1 इंटू डी माइनस a, ये ऐसे लिख दो, ठीक है, a प्लस m-1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये क्या लिख दिया मैंने, n है यहाँ पर, ठीक है बेटा, n है, n की यहाँ से इतना क्लियर है ना, बिल्कुल सब कुछ सेट, बिल्कुल क्लियर। चलिए यहाँ से 1/m-1/n बराबर a प्लस डी के अंदर गुणा भी करा सकते हैं, तो डी के अंदर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ND माइनस का d माइनस ये देखो यहाँ पर a प्लस MD माइनस का d, ये गुणा करा दी ना स्कीम ने। और यहाँ से अगर आप देखें तो 1/m-1/n, सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन इसका थोड़ा कर रहा होता है, कठिन होता है। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा, देखो a प्लस ND माइनस d, माइनस अंदर गुणा करेगा तो प्लस का a माइनस का a हो जाएगा, प्लस का MD माइनस का MD हो जाएगा, माइनस का d होएगा प्लस का d। अब जो कट रहा है उसे काट दो, ये d से d कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास जो आंसर आया है, आंसर नहीं आया यार अभी तो बहुत कुछ करना है इसमें। पहले एक बार यहाँ पर क्लियरली मैं लिख देता हूँ क्या बचा है यहाँ पर, ND माइनस का MD, ये चीज़ हमारे पास बची है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको क्लियरली लिख सकते हो आप, इसकी इससे गुणा कराओ, इसकी इससे गुणा कराओ, देखो इसकी इससे गुणा कराएंगे तो n आएगा, m की 1 से होगी तो m आएगा, और m की n से गुणा होगी तो mn आएगा। यहाँ से आप d कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से n माइनस का m ये बचेगा,
ठीक है। अब n माइनस का जो है m कट जाएगा, तो d बराबर अपने पास आएगा, देखो एक यहाँ पर बचा, तो 1/mn, ये अपने पास जो है d मिल गया। यानी कि सार्वंतर, इस AP का सार्वंतर जो होगा वो 1/mn होगा। ठीक है। अब इस d का मान आप जो है समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख करके a का मान निकाल सकते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखो बेटा सेकंड में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं सेकंड में रख देता हूँ, आपको कि सर फर्स्ट में रख दो, होगी। ये सब हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट में रखो और फर्स्ट में ही आता हो, सेकंड में ना आता हो। आप फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है। चलो मैं सेकंड में रख देता हूँ। 1/m बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी की जगह पर 1/mn रखेंगे, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 1/m बराबर a प्लस 1/mn, अंदर गुणा करेगा तो n की भी गुणा हो जाएगी 1/mn, और एक की साथ करेंगे तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है। तो n से n कट जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1/m बराबर 1 प्लस 1/m माइनस 1/mn। ये माइनस, ये देखो इधर आएगा ना, तो हमारे पास क्या आएगा, 2/m आ जाएगा, और ये a माइनस का 1/mn। सो बेटा जी यहाँ पर जो है तो हमसे थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो रही थी, हमने जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। रुक जाइए, यहाँ पर इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो प्लस का है ना, प्लस का इधर आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, फिर तो ये कट जाएगा, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/mn। ठीक है, ये चीज़ आएगी हमारे पास। यहाँ पर थोड़ा ध्यान हट गया था, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है। तो a बराबर भी हमारे पास क्या आ गया, 1/mn आ गया। ठीक है। लाइटिंग थोड़ी कम पड़ रही है, लाइटिंग में जला लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, हमारे पास a कितना आया, 1/mn आया, और जो d आया वो भी 1/mn आ गया। चलिए, तो हमसे पूछा गया था, हमको सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि mnवा पद क्या होगा, 1 होगा। mnवा पद कितना होगा, 1 होगा। चलो, तो mnवा पद हम इसको फार्मूला कैसे लगाएंगे, सबसे पहले फार्मूला बताइए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो an की जगह पर 1 है, a कितना है, 1/mn है, प्लस n कितना है, mn है, इंटू डी 1/mn है। ठीक है। तो 1 बराबर 1/mn प्लस 1/mn की गुणा कराएंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, और 1/mn। ठीक है, ये चीज़ जो है कट जाएगी, तो 1 बराबर हमारे पास 1 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ से जो है सिद्ध हो गया, तो लिख दो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको इतने ही क्वेश्चन बता पाएंगे, अगले वीडियो में हम आपको इसके बाद के जो है क्वेश्चन बताएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा कोई वीडियो, तो उसकी चिंता मत कीजिए, जल्दी वीडियो आ जाएगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।